बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर प्रोग्राम्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से है और आज के लेक्चर के जो बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पर हमने फोकस करना है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और इनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमने आज डिस्कस करनी है। और इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्राम यानी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका टॉपिक जो वो हमने कवर किया था। मुख्तलिफ तरह के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी जो वो हमने डिस्कस की थी और जो सॉफ्टवेयर्स यानी जो प्रोग्राम्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स थी वो हमने जो वो डिस्कस किए थे। बिजनेस एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस किया था। और अब थोड़ी सी बात होगी कि ये जो प्रोग्राम्स हैं या ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये सॉफ्टवेयर्स कैसे बनाए जाते हैं, इनको बनाने का क्या तरीक़ाकार होता है। तो इस हवाले से हमारा आज का लेक्चर होगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम वंस अगेन जो आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं वो फिर से जो वो थोड़ी सी रिपीट की जा रही है कि जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो वो इसके अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनके मुताबिक जो वो कंप्यूटर जो वो वर्किंग करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, वो उसमें रन होती हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बेसिकली वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम दिया जाता है या इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है। तो किसी भी कोई पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर प्रोग्राम या इसको सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। ये आप डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं तो ये थोड़ी सी रिपीट हो गई है, थोड़ा सा रिमाइंडर आपको देना था। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं अब बात होगी कि ये सॉफ्टवेयर्स कैसे बनाए जाते हैं, किस में बनाए जाते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो वो कहता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। कि यूजर वो पर्सन जो कि कंप्यूटर को यूज करता है उसको यूजर कहते हैं। तो यूजर और कंप्यूटर के दरमियान एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। यूजर ने अगर अपना कोई टास्क कंप्लीट करना है तो वो टास्क कंप्लीट करने के लिए जो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देगा वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देगा। यानी दूसरे लफ्जों में आप यूं समझ लें कि जो प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो किस में लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये हमें सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करती है और उन सेट ऑफ रूल्स की मदद से हम कंप्यूटर प्रोग्राम इनके अंदर लिखते हैं। हम वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर लिखते हैं और हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसने हमें इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए कुछ स्पेसिफिक जो वो रूल्स दिए हुए हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और हम उन रूल्स के मुताबिक वो तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख देते हैं और वो हमारा प्रोग्राम जो वो बन जाता है। तो वो कहता है कि बहुत सारी जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी अपनी सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके अंदर हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से जो वो स्लाइड थी, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा इसको। तो दो तरह की हमारे पास जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, एक को लो लेवल लैंग्वेज का नाम दिया जाता है और दूसरे को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है।
लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये वो लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए अंडरस्टैंडेबल होती है, दैट आर क्लोज टू कंप्यूटर हार्डवेयर। क्लोज टू कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब ये कि ये वो लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर अब आपको सारा पता चल गया है कि जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वो सारा का सारा क्या है, वो हार्डवेयर है। कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, उसमें जितने भी आपको प्रिंटर लगा हुआ नजर आता है, आपको हेडफोन, कैमरा, ये सारा का सारा क्या है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये कंप्यूटर हार्डवेयर के ज़्यादा क्लोज होती है। क्लोज होने का मतलब ये कि कंप्यूटर हार्डवेयर इसको अंडरस्टैंड करता है एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। फार का मतलब ये कि ये जो लैंग्वेज है ये ह्यूमन लैंग्वेज से दूर होती है, यानी हमारे लिए ये अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर नहीं होती। तो इसलिए इस लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। तो इन सिंपल वे कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर तो उसको अंडरस्टैंड करता है लेकिन हम ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उसको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम देते हैं। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बाइनरी फॉर्म के अंदर जो वो लिखी जाती हैं। बाइनरी फॉर्म से मुराद ये कि ऐसी फॉर्म जिसके अंदर सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, एक 0 और दूसरा 1। तो इनको बेसिकली बाइनरी नंबर्स या बाइनरी डिजिट्स भी इनको कहा जाता है, 0 और 1 को। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें 0 और 1 की फॉर्म के अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज की भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक जो है वो मशीन लैंग्वेज है और दूसरी जो है वो असेंबली लैंग्वेज है। तो पहले हम मशीन लैंग्वेज को डिस्कस कर लेते हैं। मशीन लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस जो हम प्रोग्राम बनाते हुए लिखते हैं वो प्योर बाइनरी फॉर्म के अंदर होती है, यानी 0 और 1, इसके अलावा कोई फॉर्म जो वो इसके अंदर जो वो नहीं लिखी जाती। तो ऐसी लैंग्वेज जो कि प्योर बाइनरी फॉर्म के अंदर हो उसको मशीन लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मशीन लैंग्वेज ही वो फंडामेंटल लैंग्वेज है कंप्यूटर की जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। जब अर्ली स्टेज पर कंप्यूटर आया था तो वो मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता था और तमाम तर वर्किंग मशीन लैंग्वेज में ही होती थी। 0 और 1 की फॉर्म के अंदर ही तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। फिर इसी तरह से वो कहता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ज़्यादा जो वो डिफिकल्ट है, इसको लर्न करना जो वो आसान नहीं है। देखें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो सारी की सारी 0 और 1 की फॉर्म के अंदर लिखी जाती हैं। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो सारी की सारी मशीन लैंग्वेज के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती है। ये जो लैंग्वेज है चूंकि सारी की सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए ये अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए इस लैंग्वेज में वर्किंग करने के बाद या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद उनको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी हार्डवेयर के लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर है। तो इसलिए जो लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज। जबकि जो हमारे पास जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं उनको जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर जो वो उसको जो वो अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही वो वाहद लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर जो वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिर जो बाकी फॉर्म्स हैं इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो प्योर मशीन लैंग्वेज के अंदर नहीं उनमें काम होता, तो उनको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर जो कंप्यूटर है वो उसको अंडरस्टैंड करता है। तो जो
मशीन लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाता है ये मशीन डिपेंडेंट होता है। अब मशीन डिपेंडेंट से क्या मुराद है? मशीन डिपेंडेंट से मुराद ये है कि हर कंप्यूटर का अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के। तो चूंकि हर प्रोग्राम के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोग्राम जो वो लिखने के मशीन लैंग्वेज के अंदर, लिहाजा एक कंप्यूटर के अंदर जब हम मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं तो दूसरे कंप्यूटर के अंदर वो चूंकि डिफरेंट होते हैं, इसलिए जो वो उसके अंदर वो वर्किंग नहीं करता। तो कहता है कि प्रोग्राम रिटन ऑन वन टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट रन ऑन अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि मैंने कहा कि ये देखें कि हर कंप्यूटर की अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर जो वो प्रोग्राम लिखने के। तो जो दूसरी टाइप का कंप्यूटर होगा उसके अंदर उसके अपने रूल्स होंगे प्रोग्राम लिखने के मशीन लैंग्वेज के अंदर। जो तीसरी टाइप का कंप्यूटर होगा उसके अंदर उसके अपने जो रूल्स होंगे मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के। लिहाजा जिस टाइप के कंप्यूटर में ये मशीन लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो उसी टाइप के कंप्यूटर पर चलता है। दूसरी टाइप का जो कंप्यूटर होता है उस पर वो नहीं चलता। इसलिए कहा जाता है कि जो मशीन लैंग्वेज है ये मशीन डिपेंडेंट होती है। जिस टाइप की मशीन के लिए प्रोग्राम लिखा जाता है सिर्फ उसी टाइप की मशीन पर आपका प्रोग्राम चलता है। दूसरी टाइप की मशीन पर आपका वो प्रोग्राम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है जी, वो है असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज का वो कहता है कि जो असेंबली लैंग्वेज है ये भी जो अर्ली कंप्यूटर्स थे उनमें जो वो इस्तेमाल हुई थी, जबकि जो बहुत अर्ली जो कंप्यूटर्स थे जिनमें मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया, आप चूँकि मशीन लैंग्वेज के अंदर 0 और 1 की फॉर्म के अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते थे, तो इसलिए उसमें कोड लिखना जो वो बहुत मुश्किल था। मशीन लैंग्वेज जो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी कि इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ और वंस की कॉम्बिनेशन के साथ जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती थी। तो फिर ज़रूरत पेश आई कि कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि इससे ज़्यादा थोड़ी आसान हो। तो ये काम अर्ली स्टेज पर ही कर लिया गया था। तो मशीन लैंग्वेज के बाद जो लैंग्वेज डेवलप की गई वो थी असेंबली लैंग्वेज। और जो असेंबली लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज से ज़रा थोड़ी आसान थी। है ये भी लो लेवल लैंग्वेज ही थी, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से आसान थी। इसमें जो वो मशीन लैंग्वेज की तरह जो वो कोड लिखने के बजाय कुछ ऐसे सिंबल्स को इस्तेमाल किया गया जो कि 0 और 1 की निस्बत जिनको याद रखना आसान था। तो जो पॉइंट है नेक्स्ट वो ये कि असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है और ये इजी है एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। है लो लेवल लैंग्वेज ही, लेकिन मशीन लैंग्वेज की निस्बत ये आसान थी। और आमतौर पे जो लैंग्वेज थी इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर के लिए जो इसको इस्तेमाल किया गया था। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपने पढ़ ली है, आपको याद है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। और फर्मवेयर आपके लिए एक नई चीज़ है। फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर यहाँ पर देख लेते हैं। फर्मवेयर जो है बेसिकली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि परमानेंटली हार्डवेयर डिवाइस के साथ अटैच कर दिया जाता है। यानी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि चिप्स की सूरत में, माइक्रो चिप्स की सूरत में आपकी उस डिवाइस के अंदर एम्बेड कर दिए जाते हैं, फिक्स कर दिए जाते हैं। लाइक जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, रिमोट कंट्रोल है। हमारी हर इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है उसके अंदर एक फर्मवेयर जो वो मौजूद होता है और वो फर्मवेयर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसके अंदर वो प्रोग्राम माइक्रोचिप की सूरत में स्टोर कर दिया जाता है और वो जो प्रोग्राम होते हैं वो उसकी फंक्शनैलिटी को जो वो परफॉर्म करते हैं कि ये डिवाइस क्या काम करेगी। तो ये जो फर्मवेयर है और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं इनको बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें अब वो 0 और 1 तो नहीं है, तो इसीलिए तो जो वो इसकी आसानी के लिए तो असेंबली लैंग्वेज डेवलप की गई थी। तो 0 और 1 यानी बाइनरी कोड्स की बजाय सिंबल्स को इस्तेमाल किया गया। और ये सिंबल्स क्या थे, ये लाइक इंग्लिश लाइक वर्ड्स थे जिनको याद रखना हमारे लिए आसान था।
अब वो सिंबल्स क्या हो सकते हैं, ये सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि उन सिंबल्स को क्या कहते थे, उन सिंबल्स को निमोनिक्स कहते थे। इसमें एम साइलेंट है और इसको निमोनिक्स आपने पढ़ना है। यानी वो जो सिंबल्स असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल हुए, लाइक इंग्लिश की तरह की कमांड्स थी जो कि बाइनरी कोड की बजाय जो वो इस्तेमाल की गई ताकि आसानी के साथ याद रखी जा सके, उनको निमोनिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ऐड की जो इंस्ट्रक्शन है वो एडिशन के लिए परफॉर्म की जा सकती थी, सब जो इंस्ट्रक्शन थी वो सब्ट्रैक्शन के लिए, इसी तरह मल जो MUL मल इंस्ट्रक्शन थी वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डिव जो इंस्ट्रक्शन थी वो डिवाइड के लिए। इस तरह मूव MOV मूव ये डेटा मूव करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की गई। तो ये डिफरेंट सिंबल्स थे जो कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स थे और इनको याद रखना हमारे लिए ज्यादा आसान था एज कंपेयर टू बाइनरी कोड्स की 0011 0011 इस तरह का कोई सिंबल जो वो इस्तेमाल कर लिया जाए एडिशन के लिए, जो कि अगर एक भी 01 जो वो काम ज्यादा हो जाए तो वो इंस्ट्रक्शन कुछ और ही बन जाती थी। तो इसलिए इन सिंबल्स को इस्तेमाल किया गया। तो है तो ये लो लेवल लैंग्वेज थी, लेकिन ये बाइनरी जो कोड थे यानी जो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते थे उनकी निस्बत ये आसान थे। सो वो कहते हैं कि प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता था, चूंकि ये इसके अंदर इंग्लिश के सिंबल्स इस्तेमाल हुए थे इंस्ट्रक्शंस के लिए, तो वो हम तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को क्या पता कि ऐड का क्या मतलब है। कंप्यूटर को इस चीज का नहीं पता। कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी कोड्स का पता है। वो तो सिर्फ बाइनरी कोड्स के अंदर यानी जो मशीन लैंग्वेज है वो सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करता है। वो उसको एडिशन ऐड का या सब का या मल का या डिव का या मूव का नहीं पता। ये हमारी आसानी के लिए ये लिखा गया। लिहाजा जो ये कोड्स थे, इन कोड्स को फिर ट्रांसलेट करना पड़ता था मशीन कोड के अंदर, यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट किया जाता था और ट्रांसलेट करने के बाद फिर ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होते थे और फिर कंप्यूटर जो इनको रन करता था। वो प्रोग्राम जो ये सारी ट्रांसलेशन परफॉर्म करता था असेंबली लैंग्वेज के अंदर, उस प्रोग्राम को असेंबलर कहते थे। और ये जो असेंबलर था ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर ही इसका बिल्ट इन पार्ट था। जिन्होंने असेंबली लैंग्वेज डेवलप की उन्होंने उसका असेंबलर भी बनाया और हम सिंपल जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स की फॉर्म के अंदर अपना प्रोग्राम लिखते थे और असेंबलर हमारी उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता था और ट्रांसलेट होने के बाद फिर कंप्यूटर जो वो उसको रन करता था, क्योंकि कंप्यूटर के लिए फिर वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर आ जाते थे जब वो बाइनरी कोड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे। तो इस तरह से ये जो प्रोग्राम था ये हमारा रन होता था। बहरहाल ये हम आगे चलेंगे तो आपको जो वो इसका थोड़ा सा और जो वो आइडिया हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो दूसरी लैंग्वेज आती है वो हाई लेवल लैंग्वेज आती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो वो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, यानी ऐसी लैंग्वेज थी जो कि जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते थे, ये हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल थी, लेकिन ये कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं थी। तो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती थी वो सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती थी। ये बहुत आसान थी, इसको लर्न करना आसान था। हर जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसकी अपने सेट ऑफ रूल्स हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, और उन सेट ऑफ रूल्स को सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज कहा जाता है। जो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस हैं हमें इन सिंटैक्स के मुताबिक लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि सिंटैक्स मैंने कहा कि रूल्स को सिंटैक्स कहा जाता है। रूल अगर उन्होंने दे दिया कि आपने इस कमांड की स्पेलिंग ये लिखने हैं तो हमने फिर उसकी स्पेलिंग वही लिखनी है। अगर उन्होंने कहा कि ऐड के लिए ADD ऐड का सिंबल आपने इस्तेमाल करना है तो हमने वही इस्तेमाल करना है। अगर उन्होंने सब्ट्रैक्शन के लिए कहा कि आपने जो सिंबल इस्तेमाल करना है वो सिर्फ सब का सिंबल इस्तेमाल करना है तो हमने सब का ही सिंबल इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली क्या है, ये सिंटैक्स है। तो ये असेंबली लैंग्वेज से ये सिंटैक्स शुरू हो गया था। ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी ज़्यादा थोड़ा सा आसान था, लेकिन ये सिंटैक्स इसके अंदर शामिल हो गया। तो हमें हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स जो अपना प्रोग्राम
या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ता था। हाँ, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो ज़्यादा कॉमन है वो उसमें पास्कल है। ये आपने जो मैथमेटिशियन पढ़ा था पास्कल, उसने ये लैंग्वेज जो डेवलप की थी पास्क, जिसने जो वो डिवाइस भी एक बनाई थी जिसका नाम पास्क लाइन था। तो पास्कल ने जो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेवलप की, जो कि एक प्रोसीजरल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और इसमें एक प्रोसीजर जो वो लिखा जाता था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रोसीजर की फॉर्म के अंदर जो वो दी जाती थी। फिर इसी तरह से सी लैंग्वेज भी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और इसको भी जनरल पर्पस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया गया। और सिंपल जो बिगिनर्स थे, बिगिनर्स को जो वो प्रोग्रामिंग स्किल्स जो वो उनकी डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज को जो इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी तरह से जो जावा है, ये भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जो वो मुख्तलिफ पर्पस के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। जावा का यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो वो लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस पर बेस करती है। कि आप लर्निंग के हवाले से बस इसको याद कर लें। ज़्यादातर जो डिसिप्लिन्स हैं उनमें सिर्फ जो इंट्रोडक्शन का जो वो कोर्स है, उन्होंने फर्दर जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जो वो डिस्कस नहीं करना। तो जो ऐसे डिसिप्लिन्स जिनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो वो डिस्कस करना है फर्दर सेमेस्टर्स में, वो फिर इनकी जो वो फर्दर टाइप्स और इनकी डिटेल जो वो स्टडी करेंगे। बकिया ने जो वो सिर्फ इसको जो वो डेफिनेशन की हद तक और थोड़ी सी नॉलेज की हद तक जो वो इसको याद रखना है। तो जो जावा थी उसका बेसिक जो मोटो था वो यही था कि ऐसी जो लैंग्वेज डेवलप की जाए जिसके अंदर बना हुआ प्रोग्राम हर तरह के सिस्टम पर जो वो रन हो सके। तो जो जावा कोड है वो मशीन इंडिपेंडेंट कोड है। इसका मतलब ये है कि जो कोड जिसकी ज़रूरत होती है जो वो मशीन पर रन करने के लिए, वो कोड जो वो इजीली जो वो इसका जो वो एग्जीक्यूट हो जाता है हर तरह की मशीन पर। ये कोई मशीन जो वो डिपेंडेंट नहीं है, मशीन इंडिपेंडेंट कोड जो वो ये जनरेट करता है, और वो कोड जो फिर किसी भी मशीन पे जो वो रन हो सकता है। तो ये दो तीन जो लैंग्वेजेस थी ये हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में जो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि लो लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। ये आपने खुद जो वो स्टडी करना है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा जो वो लिखा हुआ है। मैंने मेजर जो डिफरेंसेस थे उनको हाईलाइट कर दिया है। लाइक जैसे कि जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज की क्लोज थी, और जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो ह्यूमन लैंग्वेज की क्लोज थी। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस एक्चुअल जो बनते थे उनको मैंने हाईलाइट कर दिया आपकी आसानी के लिए। तो आपने ये लर्न करने हैं, आपको ये याद होने चाहिए। और अगर किसी डिफरेंस की नहीं समझ आएगी तो मेरे से आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता है कि सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड बेसिकली वो कहता है कि जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अकॉर्डिंग टू रूल्स जो हम लिखते हैं उसको प्रोग्राम सोर्स कोड का नाम दिया जाता है। यानी असेंबली लैंग्वेज के अंदर या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हम रूल्स को, उसके सिंटैक्स को फॉलो करते हुए जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो सारी की सारी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रोग्राम सोर्स कोड का नाम देते हैं। सोर्स कोड लाइक इंग्लिश की स्टेटमेंट्स होती हैं, और वो कहता है कि कंप्यूटर जो है इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर तो जो सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है। और फिर इस सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है पहले मशीन कोड में, और फिर कंप्यूटर जो उसको अंडरस्टैंड करता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड। क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो जो सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड को, यानी जो 0 और 1 का कोड है उसको जो ये फॉलो करता है, सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करता है। जबकि जो सोर्स प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर या असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो लिखा जाता है, वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, और उसको मस्ट आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन कोड के अंदर, और फिर जो कंप्यूटर है वो उसको अंडरस्टैंड करता है। सो जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है
मशीन कोड के अंदर उसी कोड को ऑब्जेक्ट कोड का नाम दिया जाता है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी इसको कहते हैं या इसको मशीन कोड भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर किसको कहते हैं। सो कंप्यूटर चूंकि सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है और जो कि 0 और 1 की फॉर्म में है, इसलिए ये जो कोड है इसके अंदर प्रोग्राम लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली इसी कोड को जो वो अंडरस्टैंड करते हैं। सो डायरेक्टली अगर इसके अंदर कोड लिखा जाए तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको डेवलप किया गया, लाइक C++ और जो बेसिक या जो जावा जो लैंग्वेज थी या जो पास्कल लैंग्वेज थी उसको डेवलप किया गया। और जब हम इनके अंदर इन लैंग्वेजेस के अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो हम काम करते हैं, जब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मस्ट ट्रांसलेट किया जाता है और उसका जो मशीन कोड है वो जनरेट किया जाता है ताकि कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर के लिए वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर आ सके। तो ये सारी जो वर्किंग है, ये सारी वर्किंग कौन करता है? ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है या जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो ये सारी वर्किंग परफॉर्म करता है। तो वो कहता है कि ऐसा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड के अंदर जो वो कन्वर्ट करता है उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम दिया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं और हर लैंग्वेज का अपना अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। जैसे आपको मैंने यहाँ पर कहा कि C++ इसका अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, बेसिक लैंग्वेज है उसका अपना ट्रांसलेटर है, जावा है उसका अपना ट्रांसलेटर है, पास्कल है उसका अपना ट्रांसलेटर है। हर लैंग्वेज को जब डेवलप किया जाता है तो जो उसके डेवलपर्स होते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसका ट्रांसलेटर जो है उसके अंदर ऐड करें। हम लैंग्वेज को ओपन करते हैं, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमने जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी इनको लैंग्वेज ट्रांसलेटर मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करते, वो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और जब वो मशीन कोड बन जाता है तो फिर वो एक्चुअली हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाता है। सो लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर्स हैं ये हमारे पास 3 है। पहला जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो है कंपाइलर, फिर दूसरा इंटरप्रेटर और तीसरा असेंबलर। तीनों का काम एक ही है लेकिन तीनों मुख्तलिफ तरीके से ये काम करते हैं। काम सिंपली वही है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाए और जो वो इनका कोई पर्पस नहीं है, लेकिन तीनों किस तरह से करते हैं आए हम इसमें जो इसके जो वर्किंग है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले कंपाइलर है। कंपाइलर का वो कहता है कि ये एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड है उसको मशीन कोड में एज अ होल जो वो कन्वर्ट करता है, यानी सारे के सारा इकट्ठा कन्वर्ट कर देता है, एट वंस जो वो कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर C और C++ का जो कंपाइलर है उसकी एग्जाम्पल दी गई कि ये जो कंपाइलर की एग्जाम्पल्स हैं और जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होता है उसको मशीन कोड कहते हैं या इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। सोर्स कोड जो होता है ये इसको जो वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जो वो ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन उसी सूरत में जब उसके अंदर किसी किस्म की कोई एरर्स ना हो, यानी हमने जो लैंग्वेज का सिंटैक्स दिया गया है अगर हमने वो सारा सिंटैक्स जो वो फॉलो किया और फॉलो करते हुए हमने वो प्रोग्राम लिखा और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर था उसको उसमें किसी किस्म की कोई रूल्स की कोई गलती नहीं मिली तो वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, अदरवाइज वो इसको कन्वर्ट नहीं करता। अदरवाइज वो क्या करता है, अदरवाइज वो हमें एरर मैसेज देता है। वो एरर मैसेज देता है और एरर मैसेज देने के बाद वो छोड़ देता है उसको बगैर कन्वर्ट किए कि आप पहले इन गलतियों को ठीक करें, जो रूल्स आपने फॉलो करने थे आपने वो रूल्स फॉलो नहीं किए, उन रूल्स को फॉलो करें, गलतियां जो वो ठीक करें और फिर दोबारा से जो वो आप इस प्रोग्राम को
कन्वर्ट करने की जो वो कमांड दे तो फिर दोबारा से उसको वो चेक करेगा। तो वो कहते हैं कि एरर्स को जो वो लाजमी तौर पर जो वो रिमूव करना चाहिए कंपाइलेशन से पहले। तो कंपाइल करने से पहले हमें हर तरह की एरर्स को रिमूव करना चाहिए, वरना वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। वो एरर मैसेज देगा और हमें दोबारा से उसको जो वो एरर्स को रिमूव करना है। जब तक कि हमारा प्रोग्राम एरर फ्री नहीं होता तब तक कंपाइलर उसको सक्सेसफुली कंपाइल नहीं करता और सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं करता। तो जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है वो जब एक दफा कन्वर्ट हो जाए तो वो फिर अगेन एंड अगेन जो वो हम उसको रन कर सकते हैं बगैर उसको ट्रांसलेट किए। एग्जांपल यहाँ पर ये देखें, ये लिखी हुई है, ये सी लैंग्वेज का कुछ कोड जो यहाँ पर लिखा गया है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो वो आपको नजर आ रही होंगी, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं, और लिखने के बाद कंपाइलर ने जो है इसको कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट कोड जो वो उसने जनरेट किया, जिसको मशीन कोड भी कहते हैं, और जो देखें प्योर 0 और 1 की फॉर्म के अंदर है। कंप्यूटर हार्डवेयर इसको अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। ये बेसिकली सोर्स कोड होता है, इसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, इसी को मशीन कोड कहते हैं। और ये जो मशीन कोड है ये अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं वो जनरेट करते हैं। हम इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखते हैं, एक बटन प्रेस करते हैं, कंपाइलर इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको कंपाइलर का पता चल गया होगा। अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर वो कहता है कि ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिन्होंने कंपाइलर एज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया, और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें इंटरप्रेटर को एज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मैंने आपको बताया था कि वर्किंग दोनों की सेम है, लेकिन तरीक़ाकार जो वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो इंटरप्रेटर भी जो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज का जो सोर्स कोड है उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, लेकिन वो कहता है एज अ होल नहीं करता, बल्कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। मैं दोबारा फिर से आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि एज अ होल का मतलब ये है कि जब सारा प्रोग्राम लिखा गया उस सारे प्रोग्राम को चेक किया गया, वो सारा एरर फ्री था, और फिर क्या किया गया कि पहली लाइन को कन्वर्ट किया, दूसरी को कन्वर्ट किया, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, और सारी लाइंस को कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको सेव भी कर दिया ऑब्जेक्ट फॉर्म की सूरत में। तो ये है एज अ होल। सारे के सारे प्रोग्राम को जितनी भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शन थी सबको एट वंस उसने कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट जब वो सारा हो गया फिर उसने उसको उस प्रोग्राम को रन किया। जबकि जो इंटरप्रेटर है वो ऐसे नहीं करता, उसने एक लाइन को पहले कन्वर्ट करना है और साथ ही उसने उसको एग्जीक्यूट कर देना है, उसके बाद दूसरी को जो वो रन करना, दूसरी को उसने ट्रांसलेट करना है और फिर उसको जो उसने एग्जीक्यूट कर देना है। यानी वो सारी की सारी इकट्ठा नहीं करता, वो एट वंस जो कन्वर्जन नहीं करता, बल्कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्जन करता है। और अगली स्टेटमेंट रन करने से पहले, कन्वर्ट करने से पहले पिछली जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। सो कहते हैं कि it translate one statement of source program into machine code and execute it immediately। कि सोर्स कोड के अंदर पहली स्टेटमेंट मिली, वो स्टेटमेंट एरर फ्री थी, उस स्टेटमेंट को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट किया और साथ ही उसको एग्जीक्यूट कर दिया। फिर उसके बाद अभी दूसरी जो स्टेटमेंट है वो अभी कन्वर्ट नहीं हुई, उसकी कन्वर्ट करने से पहले पिछली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। जबकि कंपाइलर पहले सारी की सारी स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करता है और उसके बाद फिर उनको जो जाके एग्जीक्यूट करता है, लेकिन ये इतना वेट नहीं करता। ये बस यूएनओ में जैसे वो इंटरप्रेटर बैठा हुआ होता है चाइनीज वालों का, और चाइनीज जो वो एक लाइन बोलते हैं और वो साथ ही उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल देता है, फिर वो दूसरी लाइन बोलते हैं, वो साथ ही वो इंटरप्रेटर वो दूसरी लाइन को इंटरप्रेट कर देता है। तो इंटरप्रेटर बेसिकली एक लाइन एग्जीक्यूट करता है, एक लाइन को कन्वर्ट करता है और साथ ही उसको एग्जीक्यूट कर देता है, फिर दूसरी लाइन को कन्वर्ट किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया।
जबकि कंपाइलर सारी की सारी इकट्ठी पहले ट्रांसलेट करता है और फिर उनको एट वंस एग्जीक्यूट करता है। तो यही चीज जो वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब ट्रांसलेटर में जो इंटरप्रेटर है, इसको अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर किसी किस्म का कोई एरर मिल जाता है तो वो इंटरप्रिटेशन जो वो टर्मिनेट कर देता है और जो भी एरर मैसेज हो वो हमें एरर मैसेज डिस्प्ले कर देता है। जो विजुअल बेसिक लैंग्वेज है उसके अंदर इंटरप्रेटर जो वो एज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पर इस्तेमाल हुआ। और जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो उसी वक्त बहुत सारे जो एरर्स होते हैं वो हमें शो करवा दिए जाते हैं। ये बेसिकली इंटरप्रेटर का एडवांटेज है। कंपाइलर जो होता है वो हमें साथ साथ जो वो एरर मैसेजेस नहीं देता जब तक कि हम उसको कंपाइल नहीं करते। सो जो इंटरप्रेटर है, इसमें जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो जब मैंने पहली लाइन लिखी, अगर वो लाइन मेरी सिंटैक्स के मुताबिक नहीं थी तो जो ही मैं दूसरी लाइन पर आता हूं तो मुझे पहली लाइन पर अंडरलाइन कर दिया जाता है कि यहां पर ये आपकी गलती है। तो मैं प्रोग्राम को बनाने के साथ साथ ही उसको करेक्ट भी कर लेता हूँ, जबकि जो कंपाइलर है वो इस तरह से नहीं करता। वो बिल्कुल ब्लाइंड होता है। जब आप उसको अपने कोड को कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं तो फिर वो आपको रिमाइंडर देता है कि फला लाइन पे आपकी ये गलती थी, फला पे ये थी, फला पे ये थी, तो आप पहले इन चारों को सही करें और फिर मैं इसको दोबारा से कन्वर्ट करूंगा। तो ये एक एडवांटेज है इंटरप्रेटर का कि प्रोग्राम की डेवलपमेंट के साथ ही हम अपने बहुत सारे जो एरर्स होते हैं, चूंकि साथ साथ हमें इंडिकेशन देता जाता है, हम उसको करेक्ट करते जाते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट को उसने ट्रांसलेट किया, उसको एग्जीक्यूट किया, अब अगली लाइन पर अगर एरर आ जाता है, बहुत से एरर्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरप्रेटर हमें शो ऑफ नहीं करता। एरर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सिंटैक्स एरर्स हमें देता है, लेकिन जो दूसरे और भी कई तरह के एरर्स होते हैं वो एरर्स हमें ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट इंटरप्रेटर नहीं शो करता। तो अगर इस तरह का कोई एरर होता है जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद उसने देना है, तो फिर वो प्रोग्राम जो वो स्टॉप करता है और फिर हमें वंस अगेन जो वो उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए वो कहता है कि ईच टाइम जब इंटरप्रेटर हमारे सोर्स ऑफ कोड को जो वो कन्वर्ट करता है और फिर वो उसको एग्जीक्यूट करता है, जबकि कंपाइलर जो है वो एट वंस कन्वर्ट करके रख लेते हैं और फिर उसको हम मेनी टाइम जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो बार बार जो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तीसरी टाइप जो है वो हमारे पास आ जाती है असेंबलर्स की। असेंबलर्स में वो कहता है कि जो असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स हम इस्तेमाल करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए, उन निमोनिक्स को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है असेंबली लैंग्वेज का, उसको असेंबलर का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स थे। उसके बाद इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस जो वो बड़ा जो वो कॉमन सा है। पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कंपाइलर है वो एज अ होल जो वो आपको जो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो देते हैं, जबकि जो इंटरप्रेटर है वो आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो वो एग्जीक्यूशन देता है। फिर जो कंपाइलर है वो ऑब्जेक्ट कोड जो वो क्रिएट करता है, जबकि जो इंटरप्रेटर है वो किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करता। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो कंपाइलर ने क्या किया है, ये हमारा सोर्स कोड था और इसको कन्वर्ट किया है ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर और फिर सेव कर दिया है। जो हमारी फाइल का नाम है वही उसने आउटपुट फाइल का नाम भी रखा है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट कोड है, सोर्स कोड के अंदर हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब कि जो कंपाइलर है वो ऑब्जेक्ट फाइल जो वो क्रिएट करता है, जबकि जो इंटरप्रेटर है वो किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करता। उसने तो एक लाइन पढ़ी, साथ ही उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो उसे फाइल क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन चूंकि कंपाइलर ने अभी वो सारी फाइल एग्जीक्यूट करनी है, इसलिए वो सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक फाइल के अंदर सेव करता है और फिर उसके बाद जो वो उन स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरप्रेटर चूंकि जो वो साथ साथ एग्जीक्यूट करते रहते हैं, इसलिए वो किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करता।
अब इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट होती है, जबकि जो ट्रांसलेटर है उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो होती है। जी, नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंस है उसमें यह है कि जो ट्रांसलेटर है वो प्रोग्राम एडिटर को जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम एडिटर को ओपन जो करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। यानी कंपाइलर ने जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट किया है, जब हम उस ऑब्जेक्ट कोड को रन करते हैं तो वो बगैर प्रोग्राम एडिटर के ही एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी हमें उस लैंग्वेज का एडिटर ओपन नहीं करना पड़ता और ना ही जो वो हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 और 1 की फॉर्म के अंदर होता है। जबकि जो इंटरप्रेटर है, चूंकि ये ऑब्जेक्ट कोड जो वो इसका सेव नहीं करता, इसलिए हमें अपना प्रोग्राम पहले जो लैंग्वेज का एडिटर होता है उसमें ओपन करना पड़ता है, यानी अपना सोर्स कोड ओपन करना पड़ता है और फिर हमें दोबारा से उसको कन्वर्ट करना पड़ता है 0 और 1 की फॉर्म के अंदर। इसलिए ये डिफरेंस यहाँ पर लिखा गया कि जो इंटरप्रेटर है उसके लिए जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है वो रिक्वायर्ड है कि वो लैंग्वेज का प्रोग्राम एडिटर ओपन करे और उसके अंदर फिर वो वंस अगेन उसको ट्रांसलेट करे। नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसमें वो कहता है कि इसके अंदर जो एरर्स हैं उनको करेक्ट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इंटरप्रेटर में चूंकि साथ साथ जो वो आपको जो वो सजेशंस भी देता है, आपको जो वो बताता रहता है कि ये गलती है, तो इसलिए इसमें एरर्स को करेक्ट करना आसान है। ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस हैं उनमें कंपाइलर इस्तेमाल होता है और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके अंदर इंटरप्रेटर यूज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वो डिफरेंसेस थे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट जो स्लाइड है आज के लेक्चर की, उसमें भी डिफरेंस को ही जो वो एलैबोरेट किया गया है कि जो सोर्स कोड है कंपाइलर जो है उसको कंपाइल करता है और फिर ऑब्जेक्ट कोड इसका बनाता है एट वंस और फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। जबकि सोर्स कोड इंटरप्रेटर ने पहली लाइन इंटरप्रेट की और एग्जीक्यूट अ लाइन ऑफ प्रोग्राम और सिर्फ एक लाइन को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद फिर ये दोबारा सोर्स कोड से अगली लाइन लेता है, फिर उसको इंटरप्रेट करता है और फिर उस लाइन को जो वो एग्जीक्यूट कर देता है, फिर अगली लाइन जो वो लेता है उसको इंटरप्रेट करता है, तो फिर उसको, तो इस तरह से ये लाइन बाय लाइन करता है। जबकि ये एट वंस ऑब्जेक्ट कोड बना देता है और वो ऑब्जेक्ट कोड जो वो एक से ज्यादा बार जो हम रन कर सकते हैं। लेकिन जब आपने एक दफा इसको कंपाइल कर लिया और ये ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जब अपने प्रोग्राम को रन करना है तो मैंने डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट कोड को जो रन करना है, फिर मैं दोबारा सोर्स कोड नहीं ओपन करूंगा, उससे दोबारा कंपाइल नहीं करूंगा। लेकिन इंटरप्रेटर में ये जो आपने डिफरेंस पढ़ा कि जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है वो प्रोग्राम एडिटर को ओपन करने की ओपन जो वो दोबारा से नहीं रिक्वायर्ड करता, लेकिन इंटरप्रेटर जो वो रिक्वायर करता है, क्योंकि इसने तो देखें किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट कोड बनाया ही नहीं है। तो जितनी दफा हमने अपना प्रोग्राम चलाना है हमें सोर्स कोड अपने लैंग्वेज एडिटर के अंदर ओपन करना है और फिर इसने 1 बाय 1 जो इंस्ट्रक्शंस लेनी है और उनको एग्जीक्यूट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो वो आज का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसके बाद हम अपने हार्डवेयर वाली साइड पर दोबारा जो वापस आएंगे। आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों वो आप कमेंट्स के अंदर शेयर कीजिएगा। आज के लेक्चर का जो वो लेक्चर जो वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।